हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 87 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े हैं, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। वाला क्वेश्चन है कि ऑल द मेंबर्स, पहला वाला क्वेश्चन है कि ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगिन शाउटिंग एट ईच अदर। जल्दी से सोच के बताइए कि यहां पर क्या गलती है। देखिए पहले बात मैं क्लियर कर देता हूं, ऑल द मेंबर्स मतलब ये प्लूरल है। क्या है ये? प्लूरल, ठीक है। और आपको पता है बिगिन के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ये भी ठीक है। एट ईच अदर ये वाला गलत है, सी वाला। क्योंकि देखो ईच अदर का मतलब आपको देख करके ही समझ में आना चाहिए कि अगर ईच मतलब बीच, और बीच विचाप दो पार्टियों के बीच में किया जाता है कहीं झगड़ा होने पर, तो ऐसे याद रखेंगे। ऑल द मेंबर्स तो मतलब ये हो गया कि प्लूरल की बात की जा रही है, दो से ज्यादा की बात की जा रही है, तो वहां पर ईच अदर नहीं वन एनादर आता है। सर हम थोड़ा इसे भूल जाते हैं, याद कराना। जैसे मैंने लिखा वन एनादर, ठीक है, ऐसे थोड़ा रट्टा मार लो। वन मतलब एक हो गया, एन मतलब एक हो गया, अदर मतलब और भी ज्यादा, तो ये तो दो ही हो गए ना। फिर अदर और आ रहा है मतलब दो से भी और ज्यादा, तो जायज है मतलब वो दो से अधिक कभी होता है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? वन एनादर, क्योंकि ऑल द मेंबर से प्लूरल को शो करता है। आगे देखिए, नो सूनर वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको कई बार बता रखा है, कई बार बता रखा है मैंने कि देखो नो सूनर के बाद पास्ट आता है, यहां पर हेड आएगा या फिर डिड आएगा। और मैंने बोला था कि कभी भी नो सूनर का जो साथ में जो कंजंक्शन चलता है जिससे दूसरे सेंटेंस को जोड़ा जाता है, वहां पर हम देन लगाते हैं। टी और ए, मैंने ये भी बोला था कौन सा देन? THAN वाला। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका वो देखो, ये मिल गया, देखो ये कंजंक्शन है ना। तो नो सूनर डिड द फिशरमैन अब्दुल सटार सीधा, ये क्या लिख रहा है? सीधा बस, ठीक है, प्लंज इनटू द रिवर। तो देखो दैट मतलब ये कंजंक्शन है, इसीलिए यहां पर देन आना चाहिए। वही चीज है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एक्स्ट्रा देख करके ही आपका दिमाग जाना चाहिए कि भाई नो सूनर में गलती कहां पर देता है एग्जामिनर। वही चीज तो मैं आपको बताता हूं, इसीलिए आपको इंग्लिश सरल लगती है, पेपर में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि आप पूरा पढ़ेंगे। आपको ये समझ में आना चाहिए नो सूनर मतलब, मुझे ध्यान देना है कि नो सूनर के बाद डिड या हेड आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। उसके बाद ये कंजंक्शन कौन सा है, बात खत्म, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, काफी बड़े क्वेश्चन है तो उनको मुझे समझाना है, इसलिए मैं ज्यादा बात आपसे नहीं करूंगा। अब ये देखिएगा, ये वर्ब है ना, इस वर्ब से पहले ये वाला पार्ट क्या है बताओ? ये सब्जेक्ट है। क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो याद रखा करो हमेशा आप कि अगर सब्जेक्ट में कभी भी कोई प्रीपोजिशन आ रही है, तो इस प्रीपोजिशन से पहले जो भी होता है ना मेरे भाई, वो उसी के ऊपर ये वर्ब डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखो इस प्रीपोजिशन से पहले अपेयर एक सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होने की वजह से इस वर्ब की जगह पर मुझे वॉज लिखना पड़ेगा। आया कि नहीं आया समझ में? याद रखो ये सब्जेक्ट में अगर जो प्रीपोजिशन आ रही है तो उससे पहले वाले पर ये डिपेंड करती है वर्ब। आगे देखिएगा, the government decided to stop all sale of diamonds abroad because of the recently passed resolution। ये वाला भी बहुत सरल है, आपको मैं ऐसे समझाता हूं। ऑल के बाद ये जो नाउन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बताओ? ये प्लूरल आ रहा है। कौन सा आ रहा है? ये प्लूरल आ रहा है, अंडरस्टैंड ना। तो ऐसे ही आप ये देखिए, ऑल के बाद ये जो नाउन आ रहा है ये कैसा आना चाहिए बताओ? ये प्लूरल आना चाहिए। तो सेल की जगह पर सेल्स आएगा कि नहीं आएगा बताओ जल्दी से? आएगा, तो यहां पर सेल्स आना चाहिए और वो एरर हो जाएगा। आगे देखिएगा, द एडवोकेट लीक्ड द मैटर टू द मीडिया, बिल्कुल सही है, मतलब जो वकील था ना उसने मैटर को लीक कर दिया मीडिया के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ नहीं, यहां टू ही लगा जाता है, टू द मीडिया, ठीक है। आगे देखिएगा, इफ आई वुड हैव रिलीज्ड व्हाट अ बैड पर्सन माय फ्रेंड इज, आई वुड हैव डिस्कार्डेड हिज फ्रेंडशिप। एक बात सोचिए, ये आपका कंडीशनल है, और कंडीशनल में मैंने आपको हमेशा चीज बताई है कि इफ या व्हेन के साथ शैल या बिल, कोई फ्यूचर नहीं आना चाहिए, पहली बात।
इसमें ऐसा नहीं दे रखा है, मतलब वो तो है ही नहीं। अब ये देखिए लास्ट वाला सेंटेंस है, ये सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर ये वुड हैव थर्ड फॉर्म में आता है तो इफ के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो हैड थर्ड फॉर्म में बनता है, तो इसीलिए वुड हैव की जगह पर मैं हैड लगा दूंगा। क्लियर है ना? यानी इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आगे वाला वुड हैव थर्ड फॉर्म में चलता है जो दे रखा है। इसका मतलब इसकी इसे देखा करो पहले आप लास्ट वाले को, उसके अकॉर्डिंग ये वाला सेंटेंस बनाया जाता है। आगे देखिएगा, अवर वेदास एंड उपनिषद आस्क्ड अस टू ट्रेड द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि हमारे जो वेदास है, जो उपनिषद है, वो हमको क्या करते हैं बताओ कि भाई सही रास्ते पर चलने, ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए हमें क्या करते हैं, ये एडवाइस देते हैं। तो एक आप बात बताइए, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया हुआ है, तो दैट देखो ट्रेड द पाथ ऑफ ऑनेस्टी ये एक एडवाइस होती है कि सही ईमानदारी के रास्ते पर चलो, एडवाइस है ना। तो एडवाइस में जो सेट टू बदला जाता है वो आस्क्ड में बदला जाएगा या फिर एडवाइज्ड में? एडवाइज्ड में बदला जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में तो एडवाइस दिया जा रहा है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर आस्क्ड थोड़ी आएगा, यहां पर क्या आना चाहिए, एडवाइज्ड आना चाहिए। देखो कितना प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करना, समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, द स्ट्रेंडेड passengers have been demanding a huge compensation from the airline company। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, कोई मुआवजा, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, कोई दुर्घटना हो गया तो मुआवजा मांगते हैं, है ना, फसल बर्बाद हो गई। ये देखिए, यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम। क्या मुझे बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या कोई गलती है? जल्दी से बताइएगा। और ये क्वेश्चन टैग वैसे है, ये गलती है गुरुजी, क्योंकि क्वेश्चन टैग क्या होता है कि इसमें जो भी ये वर्ब आती है वो वही आती है जो सेंटेंस में आगे इस्तेमाल की गई है। इसमें तो मॉडल वर्ब है, तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या है, सिंपल है और मॉडल वर्ब है, तो इसीलिए मैं इसे उल्टा करके लिख देता हूं नोट में। तो ये होना चाहिए कैंट यू होना चाहिए। तो यहां पर ये जो लिखा है इजंट इट, इसकी जगह पर कैंट यू होना चाहिए। क्वेश्चन टैग बनता है ये, आप देख लेना क्वेश्चन टैग की वीडियो भाई राम सर। अब ये देखेगा, डेनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस दैट हैज एवर लिव्ड। ये सेंटेंस बहुत इजी है और इस सेंटेंस में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। डेनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस, यानी कि जो सबसे अच्छे जजेस है ना भाई, उनमें से एक मात्र है, वो है डेनियल, दैट हैज एवर लिव्ड। अब ये समझिएगा आप मुझे, देखो मैं समझाऊं आपको, ये कंजंक्शन है, क्या ये कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो होता है इसका रेसिप्रोकल, अंडरस्टैंड और नॉट, यानी कि जो ये दैट है वो क्या है बताओ, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आता है ना एंटीसीडेंट, जो नाउन होता है इसका, जो इसके जस्ट पहले आता है उसी पर डिपेंड करती है इस, ये जो नाउन ये दैट है, इसके बाद जो वर्ब आएगी ना मेरे भाई, वो इससे आगे वाले पर डिपेंड करती है। तो जजेस क्या है, ये प्लूरल है, तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। मुझे याद है कि एक बार मुझसे गलती हुई थी कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस वहां कुछ ऐसे ही लिख रहा था, मतलब उसमें वन ऑफ द आ रहा था और यहां पर हु वगैरह कुछ ऐसे आ रहा था, बच्चों को याद आ गया होगा, तो उसमें गलती हो गई थी। तो आपको बस इतना याद करना है, चाहे यहां पर दैट आ जाए चाहे हु आ जाए, बस उसके जो पहले है ना, बस इसी की अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आपको लगा देनी है, बात खत्म। आगे देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। शी इज सो कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब, मैं आपसे पूछूंगा इसमें क्या गलती है। आगे देखो, दैट द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड इज टू वेरी एविडेंट, ये मैं दोनों आपको दे देता हूं, ये सरल है इसीलिए मैं आपको देता हूं। आगे देखो, अ बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग दैम इज द लैक ऑफ टाइम, ये सेंटेंस बहुत इजी है। बिगेस्ट जो है वो बताओ क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से मुझे यहां पर दा लगाना पड़ेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया समझ में? आगे देखो, ही इज जूनियर देन द टीम लीडर बाय ओनली अ फ्यू मंथ्स। एक बात आप बताइए, यहां पर लास्ट में आई ओ आर आ गया, तो इसमें जो कंजंक्शन लगाया जाता है ना मेरे भाई कंपैरिजन में, तो वो टू लगाया जाता है। सीनियर है, जूनियर है, इंटीफीरियर है, तो इनमें हमेशा टू लगाया जाता है तुलना के लिए, ना कि देन। तो इसीलिए देन की जगह पर मैं टू लिख दूंगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आगे देखिए, काइंडली सेंड दिस लेटर ऑन द एड्रेस गिवन टू यू, ये समझो ये आपके पेपर में आ गया। अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर जी,
हमें पता है कि कभी भी अगर सेंड आता है ना मेरे भाई, तो सेंड के बाद जो भी ये नाउन आएगा उसे आप किसी व्यक्ति को कहीं एड्रेस पे भेजते हैं तो वहां पर हम टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। तो यहाँ पर ऑन नहीं, यहाँ पर टू आना चाहिए। देखो प्रीपोजिशन वाला भी आपका सही हो गया। जूनियर सीनियर के बाद हमेशा टू लगाया जाता है, कंपैरिजन के लिए टू हो गया। आगे देखो, दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बोरिंग, ठीक है, बोरिंग मनी। उन्होंने बिल्कुल एकदम मना कर दिया है भाई कि आप जो है राइट, आप जो है उन्होंने जो पैसे वैसे बोरो नहीं कर सकते आप, ठीक है, उधार नहीं ले सकते। तो ऐसे में प्रोहिबिट के बाद जो ये जो प्रीपोजिशन आती है वो हमेशा फ्रॉम आती है, और फ्रॉम एक प्रीपोजिशन, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी में आएगी। तो वो तो ठीक है भाई, फॉर भी तो एक प्रीपोजिशन होती है ना, लेकिन ये याद रखना है कि प्रोहिबिट के बाद फॉर नहीं फ्रॉम आता है। किसी चीज से आप मना करते हैं तो से के लिए फ्रॉम आ जाएगा। आगे देखिए, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, यानी कि जो विक्टिम था, अपराधी था, उसने हमें बताने के लिए कोशिश किया था, उसने प्रयास किया था। वॉट हैज हैपन्ड, क्या जो जो हो गया था ना, पास्ट में जो भी कुछ हुआ था, उस अपराधी ने हमें बताने की कोशिश की थी, लेकिन हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, लेकिन उसके जो शब्द थे वो सुनाई देने लायक नहीं थे, इतने धीरे धीरे बोल रहा था। एक बात होता है, ये पूरी जो घटनाएं वो पास्ट में घटित हुई थी, पास्ट में ही घटित हुई थी, तभी वो नहीं सुन सकते थे उसके शब्दों को। इसका मतलब ये हैज है वो किस में चेंज हो जाएगा बताओ? हैड में हो जाएगा, क्योंकि हैज का तो पास्ट ही लगेगा ना, क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में है, तो इसलिए ये भी पास्ट में होगा, इसीलिए कुल मिलाकर के हैज की जगह पर हैड आ जाएगा। क्लियर है ना? आगे देखो, ही हैड नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग सिंस ही हैज नॉट बीन इनवाइटेड फॉर द सेम। इसका मतलब ये कह रहा है, सिंस से जोड़ा जा रहा है, और दोनों सेंटेंसों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वो कह रहा है कि भाई उसको कोई अधिकार नहीं है मीटिंग में आने का, अटेंड करने का, उसको कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे इनवाइट ही नहीं किया गया। ठीक है ना? तो ऐसे में देखो, उसे इनवाइट नहीं किया गया है तो उसे कोई अधिकार नहीं है, तो मतलब दोनों ही प्रेजेंट में आएंगे, इसीलिए हेड की जगह पर हैज हो जाएगा। ओके, आगे, अ डोब पर्स्ड ऑन अ नियर ट्री शीज द आंट्स डेंजर एंड ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर। देखो, जिस बच्चे को ये पता है ना, ये वर्ब है ना, ये प्रीपोजिशन है, तो उसको काफी चीजें हद तक समझ में आ जाती हैं। अब ये देखिएगा, अ डोब है, पर्स्ड यानी ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट में बात करिए, मतलब ये आगे जो भी वर्ब आएगी वो भी पास्ट वाली आएगी ना। तो शीज की जगह पर बताओ सी की सेकंड फॉर्म क्या होती? सो आएगा कि नहीं आएगा? और आगे देखो ड्रॉप्ड, ये भी सेकंड फॉर्म है, मतलब ये भी पास्ट, ये भी पास्ट और ये भी पास्ट। तो ऐसे करके आप ऐड करना सीख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। बी वाले पार्ट में एरर है। और 20 है, लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट ईयर मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, मतलब ये सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है। तो बताओ एस्केप, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसीलिए यहां पर क्या आना चाहिए? एस्केप्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एस्केप्ड आना चाहिए, क्योंकि पास्ट को शो करेगा। अंडरस्टैंड और नॉट? आया कि नहीं आया? टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा समझ में। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, चलो ये तो छोटे से मैं इनको बता देता हूं, इनको आपको याद कर लेना। देखो, ट्रेवलर की स्पेलिंग पूछी गई थी पेपर में, और ट्रेवलर की स्पेलिंग क्या होता है? TRAVELLER। तो ये TRAVELLER। अंडरस्टैंड? आया कि नहीं आया? याद, समझ में आ गया नहीं आ गया? याद करना है। आगे देखिएगा, आगे सीजर की स्पेलिंग होती है, तो वो क्या होती है? SCASSORS। तो इसमें कौन सा है? नहीं, ये नहीं, ये वाला है, सी वाला। आगे देखो, वैक्यूम, ये मैं पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर जो मैंने एक वीडियो शूट की थी आगरा में, तो वहां पर ये पूछा था मैंने, वैक्यूम ट्यूशन की स्पेलिंग पूछी थी। तो देखो, वैक्यूम की स्पेलिंग ये पेपर में आ गई है। तो जनरली इसका मतलब है हम जो भी मौज मस्ती करते हैं वो भी हम काम की ही बातें करते हैं। तो वैक्यूम VACC आता है, याद रखना, ठीक है? VACCUM, इसे आप याद करेंगे ना धीरे धीरे, तो चीजें आपकी हो जाएंगी। VACCC, ठीक है? ये देखो मैं लिख देता हूं एक बार, VACWM, ठीक है? वैक्यूम, ये स्पेलिंग होती है इसकी, तो इसे हम नोट कर लो, इनमें से कौन सा है? VACWM। ओके, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 45। अकोमोडेशन, ये तो सबको पता होगा। देखो, CCMM, तो यानी ACCOMMO, कौन सा है? चेक करो इसमें, ये वाला ही स्पेलिंग है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग है
ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलो एक बार देख लेता हूँ कितना बड़ा और, चलिए ज्यादा नहीं है, बस 10 क्वेश्चन और है। देखो आपका पेपर आ रहा है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा लंबी वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर में उतना ही फायदेमंद ये साबित होगा। वरना मैं तो 10 मिनट की बना सकता हूँ, लेकिन ये आपके हित में पेपर आ रहा है, आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, इसीलिए मैं वीडियो लंबा कर रहा हूँ। और अच्छी बात है, देखो पढ़ाई लिखाई में यार लंबा छोटा कभी मैटर नहीं करता है। देखो यहां पूछ रखा व्हाइट एलिफेंट, मैंने हमेशा आपको बताया व्हाइट एलिफेंट। एक बात बताओ, आप अपने घर में सफेद हाथी लिया है तो ये किसी काम का है क्या? नहीं है ना। और हाथी तो बहुत महंगा होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो वो महंगा है, कॉस्टली, और वो यूजलेस है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। हाथी तुम्हारे काम का थोड़ी है, आपके काम की क्या है? किताब है, पेन है, पेंसिल है, ठीक है ना, और आपके स्मार्टफोन है, यूट्यूब से पढ़ते हैं आप। ही टेक्स लीव्स वंस इन अ ब्लू मून। अब वो ना वंस इन अ ब्लू मून, वो जो छुट्टियां लेता है ना, वो मतलब बहुत कम छुट्टी लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब क्या होता है? कभी कभार। तो कभी कभार को क्या बोलते हैं? रेयरली बोलते हैं। आगे देखिएगा, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, इंडेफिनिटली, ठीक है। तो द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ इंडेफिनिटली। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा मतलब एक तरह से स्थगित कर देना, मतलब पोस्टपोन कर देना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्रूशे। तो ये बताओ सेट फोर्थ का मतलब क्या होता है? मतलब लिखित रूप से कोई चीज जब आप तैयार करते हो तो उसे सेट फोर्थ कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्टेटेड। आगे देखिएगा, शी बॉट हर न्यू हाउस फॉर अ सॉन्ग। ओहो क्या बात है। फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है कि एकदम कहते हैं ना, कौड़ी कौड़ी के भाव ले लिया, तो वही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी चीपली, बहुत सस्ता। आगे देखो, राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। मतलब सर्जरी हो गई, उसके बाद राजू ने क्या कर दिया था? उसने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया था। तो बताओ गिव अप, गिवन अप का मतलब वही होता है गिव अप। गिव अप का मतलब स्टॉप कर देना, मतलब रोक देना। अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रोक देना, यहां पर डी वाला ठीक है। आगे देखो, द चेयरमैन ट्राई टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। तो गेट हिज पॉइंट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? मतलब अपनी बातों को रखना, ठीक है, किसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? मेक देम अंडरस्टैंड। आगे देखो, अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। अच्छा, ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे दोस्त जो मौसम के अकॉर्डिंग आपका साथ देते हैं। पैसा है तो साथ, पैसा नहीं है तो बेकार, कोई दोस्ती नहीं है। उसे जरूरत है, कोई पैसा नहीं देगा, तो हमेशा सुख का साथ ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ इसे? फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टीज। तो ये राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? देखो आगे देखो, फ्रेंड्स हु फेस डिफिकल्टीज कामली। फेवरेबल फ्रेंड है, राइवल फ्रेंड है, नहीं ये तो कोई नहीं, मतलब सी वाला। आगे देखो, ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। कोई मैटर हो गया, उसका अंदर का भी जानता है और बाहर का भी जानता है। इसका मतलब वो संपूर्ण जानकारी रखता है, एकदम कहते ना किसी की जड़ तक कोई जानकारी रखना, उसे बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। मतलब यहां पर इन सबको पढ़ लेना, कंप्लीट डिटेल्स उसको बोलते हैं। मेक गुड द लॉस, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि देखिए, मेक गुड द लॉस एग्जैक्ट मीनिंग होता है इसका एक तरह से, कहते ना जैसे कि अब जैसे आपको पता है ना, और ओले पड़ गए, तो ओले पड़ गए, बारिश पड़ जाएगा, ठीक है, तो कॉम्पेंसेशन मांगेंगे किसान। तो ऐसे में क्या है कि सरकार उनको हर्जाना देगी, तो क्षतिपूर्ति जो है वो उसे पूरा करना या फिर कोई हर्जाना वगैरह देना, उसको बोलते हैं मेक गुड लॉस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस। आगे बढ़ जाते हैं, ये मैं आपको पूरा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी सर्च करना मिल जाएगा। चलेगा दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन सारी वीडियोस को देख करके चले जाना, आपका काफ़ी ज़्यादा मदद होगा। ठीक है, जहां भी सेंटर आप जाइए मन तन से जाइए, तैयारी करो, मन से पढ़ो। धन्यवाद।